अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में ज़िक्र होगा अमेरिका की दो बड़ी वारदातों का। फिर अमेरिका क्या वाकई आखिरी और बड़ा फैसला कौन हमला करने जा रहा है, उस सिलसिले में क्या खबरें हैं। और इंडिया में जारी एंटी मोदी प्रोटेस्ट में राहुल गांधी पहुंचे और कौन कौन से इंडियन एक्टर इसमें कूद पड़े। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का आगाज़ केपी से शुरू हो गया है, लेकिन क्या हमारी दीगर हुकूमतें इसी तरह सोई हुई हैं जिस तरह केपी गवर्नमेंट सोई हुई थी, या वो भी अपनी अय्याशियों में लगी हुई हैं जिस तरह केपी की गवर्नमेंट अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ है। फिर पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से हौसियों को क्या धमकी दी है, और वक्त बचा तो अलीमा खानम के चतराल में मुबैना कारोबार की बात, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ बैक एंड पे क्या मुज़ाकरात और मामला चल रहे हैं, जजेस के हवाले से नए जजेस जो लगवाए गए हैं वहाँ क्या बंदर बांट हुई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, और जस्टिस याहिया अफरीदी और दीगर जज साहबान क्या गुल खिलाते फिरते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठ के। पीटीआई के चेयरमैन ने बुजदिली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिर हमारे सहाफ़ी दोस्त आमिर इलियास राना क्या दूर की कोड़ी लाए हैं, और मोबाइल फ़ोन के सार्फिन के लिए बुरी खबर है। ये सारी खबरें शायद मैं एक व्लॉग में कवर ना कर सकूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि इन्हें मुख्तसरन आप तक पहुंचाया जाए। और बिलावल भुट्टो जरदारी एक इंटरव्यू जो ऑफिशियली बताया जाता है कि ISPR की फरमाइश पे दिया उन्होंने, लेकिन उसके एक एक सवाल के जवाब में खुद भी बेनकाब हो रहे हैं बिलावल भुट्टो और अपने दीगर साथियों को जो इस मैंडेट चोर बंदोबस्त में शामिल हैं। इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद गुज़श्ता 4 साल से पाकिस्तान की आवाम को एक मुसलसल जबर और फस्तैयत का शिकार किए हुए तमाम जितने धड़े और सियासी जत्थे हैं सबको बेनकाब करते चले जा रहे हैं। और आपसे गुजारिश कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप महसूस करें कि हमारी बात पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की अल्टीमेट बेहतरी की बात होती है और हमारी बात आपके दिल के करीब है, तो फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ तो एक दूसरे के साथ मुस्बत अंदाज में तबादला ख्याल जारी रखिए। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की ताज़ा तरीन दो बड़ी वारदातों की। दो काम किए हैं अमेरिका ने गुज़श्ता 24-48 घंटों के दौरान, और दोनों बड़े काम बल्कि बड़ी वारदातें हैं अमेरिका की। पहला काम उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान को $10 अरब का एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड देने के लिए एक पाकिस्तान की उम्मीद जगाई है। पाकिस्तान ने बाकायदा दरख्वास्त दे दी है, और ये खबर भी अमेरिका पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के पहुंचने के बाद राइटर्स के ज़रिए लीक करवाई गई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बाकायदा दरख्वास्त दे दी है, $10 अरब मांग लिए हैं अमेरिका से कि आपके पास एक एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड पड़ा होता है, उसमें से थोड़े से पैसे निकाल के देना, हमने आपकी बड़ी खिदमत की है। अब बज़ाहिर ये लगता है कि अमेरिका हमारी मदद करने जा रहा है, और पहली बात कि एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड से पैसे निकाल कर मांगने की बात करना इस बात का एतराफ़ है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारी इकॉनमी, हमारे हालात ख़राब हैं, हमारे हालात बुरे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई अपोजिशन जिंदा होती, बैरिस्टर गौहर जैसी कॉम्प्रोमाइज्ड अपोजिशन नहीं बल्कि कोई बाकायदा अपोजिशन होती, तो आज वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस मैंडेट चोर बंदोबस्त से पूछते कि आप हमें तो बताते हैं कि सब ठीक है, तो फिर आप कशकोल लेकर अमेरिका के पास क्यों गए हैं, आपने $10 अरब क्यों मांगे हैं, किन शराइत पे मांगे हैं, और आपने पाकिस्तान का क्या कुछ गिरवी रखना है या रख चुके हैं, आपने क्या मुआहदे किए हैं ट्रंप के साथ, लंच में क्या किया था आपने 19 जून 2025 को, किसी ने आज तक नहीं पूछा, क्योंकि वो साहब जो लंच करके आए थे वो वर्दी पहने हुए हैं, उनके हाथ में डंडा है और उनके कंधे पे बंदूक है, और उनके नीचे 7 लाख पाकिस्तान की फौज है। इसलिए पाकिस्तान की अपोजिशन के बड़े बड़े नाम महमूद चकजई हों, अलामा राजा नासिर अब्बास हों, बैरिस्टर गौहर हों, सलमान अकरम राजा हों, असद कैसर हों, या बाकी दीगर जितने अपोजिशन के रहनुमा हैं, किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई, किसी ने ये बात नहीं पूछी। और हुक्मरान तो उन्हें तो इमरान खान ने पहले ही अर्दली वज़ीर आज़म करार दे दिया था, इसलिए अर्दली की क्या जरूरत कि वो अपने बॉस से पूछे कि आप लंच में क्या मामला तय करके आए। अब कशकोल बाकायदा पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने अमेरिका के आगे रख दिया, और उसकी खबर भी अमेरिका से रिलीज हुई है। इसका मतलब है मामला काफ़ी पा चुके हैं, अब सिर्फ उसकी फाइनल कंक्लूजन अब सामने आना है। अब ये बज़ाहिर $10 अरब बड़ी अमाउंट है। आपको याद होगा हमने अभी कुछ अर्सा पहले IMF से $1.5 अरब लेने थे, तो IMF वालों ने हमारे नाक से लकीरें तक निकलवाई, और फिर आइंदा 7 से 10 साल के लिए हमने $7 अरब का उनके साथ एक मुआहदा किया, और उसमें भी शराइत हैं, हर साल हर 4 महीने बाद वो पाकिस्तान में आकर बैठ जाते हैं। अगर पाकिस्तान में वो अपने आप को गैर महफूज समझें तो दुबई में बैठ के वर्चुअल मीटिंग्स करके हमसे एक एक चीज़ का हिसाब मांगते हैं कि आपने फ़लाँ सब्सिडी तो नहीं दे दी पाकिस्तान के अवाम को, आपने फ़लाँ रियायत तो नहीं दे दी, फ़लाँ सख्ती की है, फ़लाँ जगह से टैक्स काटे हैं, क्या किया है, एक एक बात का पूछते हैं, तब जाके वो 1.5 या 1.3 1.2 किस्तों में हमें थोड़े थोड़े पैसे देते हैं। अब इकट्ठे ही अमेरिका हमें $10 अरब कैसे दे देगा, उसके साथ कुछ शराइत भी होंगी। अब अगर एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड को देखा जाए, जो इससे पहले
गुज़श्ता 24 साल के दौरान अमेरिका 2 मुल्कों को दे चुका है। एक है यूरागवे और दूसरा है अर्जेंटाइन। इन 2 मुल्कों को, अर्जेंटाइन को तो अभी हाल ही में 2022 में दिया, उससे पहले यूरागवे को भी अमेरिका ने ये इसी एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड के नाम पे पैसे दिए थे, लेकिन उसके साथ कुछ शराइत भी होती हैं। अब शराइत क्या है, वो काफ़ी खतरनाक और खौफनाक हैं, उन पर कोई बंदा बात नहीं करेगा, ना कर रहा है। पहली बात जो मुझे नजर आ रही है, मैं अपने गुज़श्ता कई व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि हम चाइना से दूर हो रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि हम अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए हैं और चाइना हमसे खुद दूर हो रहा है। और दूसरी तरफ मोदी जो इंतहाई शातिर इंसान है, उसने चाइना का दौरा किया, चाइना के प्रेसिडेंट से मिला और वहां अरबों डॉलर का ट्रेड एग्रीमेंट किया। हम जहां जाते हैं या खिदमात अपनी पेश करते हैं और कशकोल आगे रखते हैं, जबकि इंडिया जहां जाता है वो ट्रेड की बात करता है, बिजनेस की बात करता है, डॉलर्स की बात करता है, पैसे लेने और देने की बात करता है, कारोबार के जरिए। हम क्या कर रहे हैं? हम उसके 180 डिग्री अपोजिट चल रहे हैं। इमरान खान एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का था, इन दिनों अडयाला में है, वो यही कहता था कि हमें एड नहीं चाहिए, ट्रेड हम करेंगे। और वो बराबरी की बुनियाद पे हुक्मरानों से, हुकूमतों से बात करता था, आंखों में आंखें डाल के बात करता था, कोई कौमी गैरत और अहमियत की बात करता था। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। शहबाज शरीफ साहब शर्म शेख में 26 ममालिक के सरबराहान की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे बंदर की तरह उसके सामने नाचते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, उसको सलूट ठोकते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अमन के दाई हो और तुम्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उसके बाद अमन का दाई क्या कर रहा है? वो दिन और आज का दिन पूरी दुनिया का अमन सुकून तहोबाला करके रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन हम हैं कि बेचे चले जा रहे हैं। अब ये सारा कुछ क्या चाइना नहीं देख रहा था? क्या रशिया नहीं देख रहा? क्या ईरान नहीं देख रहा? बाकी अक़वाम आलम नहीं देख रहे? वो सारे देख रहे हैं। आप एक बंदे को खुश करने के लिए अगर इस हद तक लेट जाएंगे तो आपसे कोई नाराज भी तो होगा ना। और बंदा भी वो जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि गुज़श्ता तकरीबन कमोबेश साल 1.5 साल से उसने पूरी दुनिया का अमन और सुकून तहोबाला किया हुआ है। आप उस बंदे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं जिसका उसकी खुद कौम को यकीन नहीं कि वो कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा। आज उनके वजीर दिफा वहां उनके कांग्रेस कमेटी के सामने जाकर बैठे हैं, सेनेट की कमेटी के सामने, और उन्होंने कहा है कि हम 37 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं ईरान के साथ जंग में, हमें मजीद 87 अरब डॉलर दिए जाएं। अब वो 87 अरब डॉलर किस काम के लिए वो मांग रहे हैं? मजीद जंग करनी है उन्होंने, मजीद अफरा तफरी दुनिया में फैलानी है, मजीद गैर यकीनी किसी सूरत हाल से दो चार करना है दुनिया को, और उस बंदे को हम नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर रहे हैं। अब अगर हम 10 अरब डॉलर एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड उनसे ले रहे हैं तो उसकी शराइत क्या होंगी? वो काफ़ी सख्त हैं। देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। हमारे लोग, हमारी हुकूमत खुश होगी इस बात पे कि हम वो फंड लेकर आ रहे हैं। अब वो फंड आएगा, लेकिन उन्हें उसे कहाँ कहाँ खर्च किया जा सकता है और कहाँ कहाँ नहीं, उसके साथ शराइत है। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने में, डॉलर्स करेंसी स्वैप्स के लिए, या गारंटी के जरिए रिजर्व्स को मजबूत करने के लिए, रुपए की कदर मुस्तहकम करने के लिए, मार्केट में दबाव कम करने के लिए, आर्जी लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म जो आमतौर पर 6 माह की होती है उसके लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। IMF जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी उसके अगेंस्ट टाइटनिंग कर रहा था, उसमें इजाफी बफर के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बैरूनी फाइनेंसिंग पे इन्हिसार कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और मल्टीलैटरल लोन्स IMF की बजाय बराह रास्त US से सपोर्ट हासिल करने का मकसद है। अब आपको मल्टीलैटरल लोन्स या बैरूनी फाइनेंसिंग, यहाँ सीधी सीधी बात है कि आपने चाइना से जो पैसे लेके अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाए हुए हैं, या सऊदिया से आपने मुस्तार लिए हुए हैं पैसे, या UAE से लेकर रखे हुए थे कुछ अर्सा पहले तक, उन सब से आज़ाद हो जाएं, बस हमारे पाँव में पड़ जाएं, हमारी गुलामी कबूल कर लें, हम आपको ये पैसे देने के लिए तैयार हैं। मतलब चाइना से हमें दूर करने की ये शातराना चाल है ट्रंप की, और कुछ नहीं। ये US ट्रेजरी सेक्रेटरी की मंजूरी से मिलेगा पाकिस्तान को, और IMF के साथ इसे हम आहंग होना पड़ेगा। हम IMF की शराइत से दूर नहीं भाग सकते, ये आपस में लाजमो मलजूम होते हैं दोनों, ये फंड भी और IMF की शराइत भी। इसका मतलब है IMF का शिकंजा हमारे ऊपर और मजबूत होगा और टाइट होगा। अब इस पे इस्तेमाल ना करने की पाबंदियां क्या हैं? एक तो ये, हम फौजी और दिफाई मकासद के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना हथियार खरीद सकते हैं और ना सिक्योरिटी के अखराजात पे इसे खर्च कर सकते हैं। तवील मुद्दत बजट खसारा, लॉन्ग टर्म का जो बजट खसारा है उसे भी पूरा करने के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म जो हमारे इश्यूज हैं उसके लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्सिडीज के लिए ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जो हम सब्सिडी देते हैं अपने लोगों को, गैर मुआशी प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर, तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए और सियासी अखराजात के लिए बराह रास्त हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलबत्ता रिजर्व्स बढ़ने से जो सियासी फ़ायदा होना है वो तो होना ही होना है, लेकिन बराह रास्त आप इससे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब 6 माह से कम मुद्दत के लिए अगर आपने ये निकालना है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ट्रंप ने अपने ख़जाने से ये पैसा, तो वो कांग्रेस
की मंजूरी के बगैर भी वो दे सकते हैं, लेकिन 6 माह से ज़्यादा अगर ये पैसा पाकिस्तान के पास रखना है उन्होंने, तो उन्हें बाकायदा मंजूरी चाहिए होगी इसकी। अब फौरी तौर पर अगर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा रोना पीटना किया तो शायद ट्रंप उठाकर ये पैसा पाकिस्तान को दे दे, लेकिन अगर 6 माह से आगे ये हद बढ़ी, पाकिस्तान के पास ये पैसा पड़ा रहा और एक दफ़ा पाकिस्तान के पास आ गया, तो इतना जल्दी हम कैसे इस पोजीशन में होंगे तो कि हम वापस दें। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को, कांग्रेस को तहरीरी दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि मुझे इजाज़त दी जाए कि ये 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को 6 माह से ज़्यादा मुद्दत तक के लिए पाकिस्तान के पास पड़ा रहे, पाकिस्तान इस्तेमाल कर ले अपना फॉरेन जो प्रेशर है पाकिस्तान पे उसे कम करने के लिए। अब इसमें एक और बड़ी कड़ी शर्त है, और वो ये कि खारजा पॉलिसी के हवाले से और इंसानी हकूक़ के हवाले से हमें यूएस की पॉलिसी के साथ अलाइंड रहना होगा। अब यूएस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो यूएस वाले ये 10 अरब डॉलर वापस ले लेंगे बगैर नोटिस के किसी भी वक्त। अगर हम यूएस की पॉलिसी से इनहराफ करेंगे इंसानी हकूक़ के हवाले से या ओवरऑल जो यूएस की पॉलिसीज़ हैं, मतलब हमें अमली तौर पर पाकिस्तान को गिरवी रखेंगे ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये जो गुड गाय और फैंटास्टिक गाय और माई मोस्ट फेवरेट फील्ड मार्शल के जो इल्काबात समेटे हैं इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से, ये बिल आखिर 10 अरब डॉलर वक्ती तौर पर पाकिस्तान के खजाने में तो रखवाएंगे, लेकिन उसके दो बड़े नुकसान होंगे। एक ये कि चाइना से हम दूर होते चले जा रहे हैं और फिर उसका हमें लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ख़ुसूसन उन हालात में जब इंडिया चाइना के करीब जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि हम अमेरिका की गोद में बैठ रहे हैं। दूसरा, हमारी पॉलिसी यूएस पॉलिसी के ताबे हो जाएगी अमली तौर पर। तीसरा, आईएमएफ के टाइटनिंग मजीद हमारे ऊपर टाइट हो जाएगी, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड हैं दोनों, ये स्टेबलाइजेशन फंड भी और आईएमएफ की शराइत भी। और फिर वापसी की रीपेमेंट इंश्योरेंस भी चाहिए। अब रीपेमेंट इंश्योरेंस हमारे पास क्या है सिवाय हमारे कौमी असासाजात उनके हवाले करने के अलावा, और रीपेमेंट इंश्योरेंस का क्या है हमारे पास? कोई रीपेमेंट इंश्योरेंस नहीं है। अब कोई पता नहीं कि दरूने पर्दा हम क्या क्या तहरीरी मुआहदे करके आ जाएंगे। क्या आप बस ये 10 अरब डॉलर दें, वक्ती तौर पर हमारा ये प्रेशर परेशानी ख़त्म करें हमारी, और उसके बाद आप जो चाहें हमसे ले लें। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान का कीमती तरीन असासा ये अमेरिका के हवाले करने के कागज़ों पर दस्तखत करके आ जाएं। इसराइल को तस्लीम करना, इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करना, वो एक अलग कहानी है। इसके अलावा यूएस ट्रेजरी की सख्त निगरानी और रिपोर्टिंग की शर्त भी शामिल है। मतलब यूएस ट्रेजरी नज़र रखेगी कि हम ये पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, और हमें कंटिन्यूसली रिपोर्ट करना होगा यूएस ट्रेजरी को कि वो जो आपने 10 अरब डॉलर भेजे थे वो महफूज हैं और हम फलां जगह खर्च कर रहे हैं, इतने खर्च कर लिए हैं, इतने बच गए हैं, और हम इसे मेनटेन भी कर रहे हैं 10 अरब डॉलर को। कैसे कर रहे हैं, हमारा प्लान क्या है अगले 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, वो भी साथ साथ हमें रिपोर्ट करना होगा और वो नज़र भी रखेंगे हम पे। मतलब अमली तौर पर यह मैंडेट चोर बंदोबस्त अपनी सिर्फ हुकूमत के दिन आगे गुजारने के लिए पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के कौमी असासाजात को और पाकिस्तान की इज्जत, हमीयत, गैरत और ताल्लुकात को और इंसानी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान के तमाम मामलात को यूएस की गोद में गिरवी रख के ये 10 अरब डॉलर वक्ती तौर पर सपोर्ट हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ा काम अमेरिका ने यह किया कि सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी सिविल एटमी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। और अब अगर सऊदी अरब को इजाज़त मिल गई है कि वो यूरेनियम अफसूदा भी कर सकता है, सिविल प्रोग्राम उनका न्यूक्लियर का स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट हमेशा सिविल के नाम पे ही होता है, लेकिन आगे चलकर ये क्या क्या इसकी जिहतें निकलेंगी, क्या क्या शक्लें निकलेंगी, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ख़ुसूसन उन हालात में जब डोनाल्ड ट्रंप ये समझता है कि वो खित्ते में ईरान से ये जंग अमली तौर पर हार चुका है, अब वो अल्टरनेटिव के तौर पर पाकिस्तान को ईरान के साथ जंग में झोंकना चाहता था। पाकिस्तान ने ज़रा सी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया या नहीं भी किया, तो कम अज़ कम उसने अल्टरनेट के तौर पर एक और बी टीम, सी टीम, डी टीम, इस तरह के प्लान्स के मुताबिक अब वो सऊदी अरब को शायद दे रहा है और सऊदी अरब के साथ सिविल एटमी प्रोग्राम की डील साइन कर दिया ट्रंप ने। अब अगर सऊदी अरब इस पे काम शुरू करेगा तो सवाल ये पैदा होता है कि यूरेनियम की अफजूदगी कैसे होगी, कितना टाइम लगेगा ये सेटअप करने में। अगर पैसा, जिस तरह का पैसा सऊदी अरब के पास है, अमूमी तौर पर 2 से 3 साल लगते हैं, लेकिन अगर इतना पैसा वाफर मिकदार में आपके पास मौजूद हो तो आप ये चंद महीनों के अंदर भी सारा सेटअप खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारा कुछ बाहर मार्केट से ही खरीदना होता है, हत्ता कि आप इनरिच्ड यूरेनियम भी खरीद सकते हैं। और फिर पाकिस्तान का तावन तो उसे हासिल होगा, अमेरिका की थपकी, अमेरिका की मंजूरी। तो फिर देख लें आने वाले दिनों में इस खित्ते में एक और न्यूक्लियर पावर इमर्ज होने वाली है, जो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए तो एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन अक़वाम आलम इसे किस तरह लेंगे, ये आने वाले दिनों में इस पर काफ़ी ले दे भी होगी, बहस भी होगी, डिस्कशन भी होगी, और ट्रंप को शायद लोकली
काफ़ी मुखालफत का भी सामना करना पड़े अपनी कांग्रेस में, अपनी सेनेट में और अमेरिकन अवाम में कि आप एक और मुस्लिम कंट्री को किस तरह इजाज़त दे रहे हैं कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे पेशरफ्त करे। अमेरिका की खबरें चल रही हैं तो एक और खबर आपको बताते चलें कि अमेरिका ने बिल आखिर ईरान पे एक भरपूर आखिरी फैसला कुन वार करने का फैसला कर लिया है। और अब ये फैसला तो काफ़ी दिनों से उन्होंने किया हुआ था, अब उसकी अमली शक्ल यूं सामने आने लगी है कि एयर फ्रांस ने अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं मिडल ईस्ट के लिए, फिर ब्रिटिश एयरवेज, एमिरेट्स, इतिहाद, तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने स्केजुअल चेंज किए हैं, बहुत सी फ़्लाइट्स कैंसिल की हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद कैंसिल करेंगे। इसलिए इम्कान है कि आइंदा 48 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका एक भरपूर हमला करना चाहता है ईरान पे, जो उनके मुताबिक फैसला कुन हमला होगा। और वो टारगेट कर रहे हैं साउथ ऑफ ईरान को, और नॉर्थ और वस्ती ईरान को अलग करना चाहते हैं साउथ ऑफ ईरान से, और वहाँ वो अपनी ज़मीनी फ़ौजें उतार के, उनका ख्याल है या उनका प्लान है कि अबनाए हुरमज़ पे फिजिकली ऑन ग्राउंड अपना कंट्रोल हासिल किया जाए। इसमें उन्हें कामयाबी कहाँ तक मिलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन इब्तदाई तौर पर तबाही बहुत होगी, जो बेसिकली इंसानियत की तबाही होगी, जो इंतहाई अफसोसनाक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे बददिमाग आदमी को कौन समझाए। उसका वजीर दिफा अपनी कांग्रेस और सेनेट की कमेटीज़ के सामने बैठ के उनसे मजीद पैसे मांग रहा है। उसने गुज़श्ता रोज़ बताया कि हम 37 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं ईरान के साथ जंग में, हमें 87 अरब डॉलर मजीद चाहिए। मतलब जितना अब तक उन्होंने हमला किया है उससे भी डबल से ज़्यादा बड़ा हमला, बड़े प्लान है उनका। अगर उन्हें 87 अरब डॉलर मिल गए तो ये 87 अरब डॉलर ईरान की नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तबाही के लिए फंड्स होंगे, जो अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट मंजूर करेगी। उधर नाजरीन, इंडिया से खबरें आई हैं कि इंडिया में जो इस वक्त काकरोच पार्टी का एहतजाज चल रहा है दिल्ली में, उसमें अब बाकायदा अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पहुंच गए हैं। अब वहां उनसे इज़हार यकजहती के लिए जब वो पहुंचे तो उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। एज ए अपोजिशन पोलिटिकल लीडर राहुल गांधी के लिए तो ये ठीक होगा, लेकिन वहाँ जो बैठे हुए नौजवान हैं, मुजाहरा करने वाले काकरोच पार्टी वाले हैं या आम इंडियन नौजवान हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हौसला अफजा है कि अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन भी उनकी सपोर्ट के लिए मैदान में उतर चुके हैं। दूसरी तरफ शबाना आजमी पहले वहाँ मौजूद थी, अब प्रकाश राज भी वहाँ गए हैं, और नसीरुद्दीन शाह ने भी उन नौजवानों और काकरोच पार्टी के हक में अपनी स्टेटमेंट जारी कर दी है। और बेसिकली सोनम वांगचक का भी बताया जा रहा है कि उन्हें ज़बरदस्ती फूड दिया जा रहा है हॉस्पिटल में, हालांकि उन्होंने हड़ताल किए हुए तकरीबन 3 हफ्ते उन्हें हो चुके थे और उनकी हड़ताल अब तक अपने मकासद हासिल करने में कामयाब है। लेकिन क्या इससे कोई पाकिस्तान के ये मैंडेट चोर बंदोबस्त वाले भी कोई सबक हासिल करेंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो कुछ ये कश्मीर में करने जा रहे हैं उससे नहीं लगता कि इंडिया में होने वाली हलचल से इन्हें ज़रा बराबर भी डर या खौफ है कि पाकिस्तान के नौजवान और जेन जी भी इसी तरह सड़कों पर आ सकती है अपने मकासद के लिए, अपने हकूक़ के लिए, जिस तरह जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले, आज़ाद कश्मीर वाले सड़कों पर निकले हुए हैं, या अब इंडिया में इंडिया के नौजवान। उधर नाजरीन, सैलाब की तबाहकारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। हमने बताया था कि महकमा मौसमियात ने और इंटरनेशनल इदारों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को पहले से वार्न कर दिया था कि पाकिस्तान में इतने दिनों बाद सैलाब की शदीद तबाहकारियों का आगाज़ हो जाएगा और वसी पैमाने पर होंगी, और पाकिस्तान का कोई शहर, कोई खित्ता, कोई सूबा इससे नहीं बचेगा। लेकिन हमारे इन नाआकबत अंदेश हुक्मरानों को इस बात की कतन परवाह नहीं। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि केपी में इस वक्त तक 14 लोग शहीद हो चुके हैं, सैलाब की तबाहकारियों की नज़र हो चुके हैं, लेकिन उनकी हुकूमत, सुहेल खान अफरीदी की हुकूमत, अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ है। ताज़ा तरीन वारदात उन्होंने क्या किया है, 23 अरकान असम्बली को उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। अब अचानक आपको इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर करने की ज़रूरत क्या आन पेश आई हुई है, जबकि आपकी हुकूमत तो मामूल के मुताबिक ठीक चल रही थी ना। तो फिर अचानक 23 लोगों को ओहदे देना, तकरीबन ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट से ज़रा सा कम इनके पास ओहदा होता है, इनके पास मराहत होती हैं, फंड्स होते हैं, स्टाफ होता है, सरकारी गाड़ियाँ होती हैं और जाहो जलाल होता है, प्रोटोकॉल होता है। ये सब कुछ अगर आप बंदर बांट के चक्कर में आ गए हैं, आप अपने गरीब आवाम का भी कुछ ख्याल कर लें। अगर आपके पास पैसे इतने फालतू थे तो आप सैलाब की तबाहकारियों के लिए कोई उस सिलसिले में ही कोई इंतजाम कर लेते, और आज ये जो 14 लोग शहीद हुए हैं वो अपनी जान हाथ से धो बैठते। इसी तरह अब ये सैलाब की तबाहकारियाँ आगे बढ़ने लगी हैं, इस्लामाबाद से होते हुए पंजाब में और फिर सिंध और बलूचिस्तान तक जाएंगी। इतलात ये है कि पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर बचे इन सैलाब की तबाहकारियों से। लेकिन क्या पंजाब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, बलूचिस्तान गवर्नमेंट इस सिलसिले में कुछ कर रही हैं? नहीं, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इस वक्त पड़ी हुई है। आज़ाद कश्मीर में मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ घूम फिर रहे हैं और ऐसे ऐसे तमाशे कर रहे हैं पब्लिक इज्तिमा से खिताब करते हुए। हालांकि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने बता दिया है कि हमारा हक पहले देंगे हमें, तो उसके बाद हम किसी इंतखाब की बात को सुनेंगे। वो इंतखाबात की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त तक वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों के साथ खड़े हैं और डट कर खड़े हैं, लेकिन मरियम और बिलावल की जिद है
कि हमने वहाँ अपनी अपनी हुकूमत बनानी है, और इस कोशिश में वो एक दूसरे को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 78 सालों के दौरान जो एक सियासी मदारेबाजी शुरू थी, उन मदारियों को बेनकाब कर रहे हैं, एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान के अवाम कैदी नंबर 804 के साथ और आज़ाद कश्मीर के अवाम बिलखसूस जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों के साथ जुड़े ना रहें तो और क्या करें? बिलावल भुट्टो जरदारी का एक इंटरव्यू जो DGISPR के हवाले से बताया जाता है कि उनकी फरमाइश पे मंसूर अली खान ने किया, उस इंटरव्यू के हर सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। मसलन ताज़ा तरीन वारदात इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या की, उनसे जब पूछा गया कि मौलाना फजल रहमान ने शुहदा के हवाले से जो सवाल किया है वो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी के पास कोई जवाब नहीं बन पड़ा। उन्होंने कहा कि अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी दरअसल कहना यह चाहते हैं कि मौलाना ने बात गलत नहीं की, अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता था। थैंक यू वेरी मच बिलावल भुट्टो जरदारी, आपने मौलाना फजल रहमान से इज़हार यकजहती तो कर दिया, उनके मौलाना फजल रहमान की सोच में हाँ तो मिला दी, सिर्फ आपका एतराज़ अल्फाज पे है ना। तो चलें अब देखते हैं DGISPR आपकी खिंचाई करते हैं कि नहीं, कि आपने मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ को दुरुस्त कैसे करार दिया। सिर्फ आपको एतराज़ अल्फाज पे है ना, मौक़िफ़ तो दुरुस्त हुआ। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।